नमस्कार, बिस्तक की बजट टॉक में आपका स्वागत है। पिछले कुछ साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तगड़ी ग्रोथ देखने को मिली। लोगों का रुझान म्यूचुअल फंड्स को लेकर बहुत बड़ा है। लेकिन अब बजट से ठीक पहले मार्केट हो गई है धड़ाम। बहुत ज़बरदस्त बिकवाली देखने को मिली और लोगों के पोर्टफोलियोज में पैसा टूटा है। एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की और आम जनता की भी, उन इन्वेस्टर्स की भी जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रखे हैं। 1 फरवरी को आना है बजट, तो देखते हैं वित्त मंत्री क्या आम आदमी को कुछ रिलीफ देती है कि नहीं। लेकिन एक्सपेक्टेशंस जाने म्यूचुअल फंड की, तो उस लिहाज से ये शो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक खास मेहमान का स्वागत करते हैं शो में। हमारे साथ दीपक जैन जी जुड़े हैं, प्रेसिडेंट एंड हेड सेल्स एडलवाइस एएमसी से। दीपक जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पर। नमस्कार, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, म्यूचुअल फंड्स पे बात करेंगे और सवाल बहुत हैं लोगों के मन में और उनका रिप्रेजेंटेटिव मैं बना हूं इस पॉडकास्ट में और आपसे पूछूंगा मैं वो सवाल। तो पहला तो ये बताएं कि बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, खासतौर से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। तो बजट से एक्सपेक्टेशन, चाहे वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हो और मार्केट इन जनरल, दो तीन चीज़ों पे निगाहें रहेंगी। एक तो ये जो नई सरकार बनी है उसका ये पहला पूर्ण बजट होगा। जो पहले बजट आया था वो एक तरीके से इंटरिम बजट माने, 6 महीने का ही उस समय था, जुलाई के महीने में। ये एक फुल बजट होएगा। तो इसमें आप एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान दोगे कि जो पिछले 10 सालों में एक पॉलिसी ऑन कैपिटल एक्सपेंशन कि हम एसेट क्रिएट करें, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करें, केपेक्स पे स्पेंड करें, वो एक काफ़ी बड़ा इस सरकार का झुकाव रहा है। क्या वो कंटिन्यू रहता है? दूसरी चीज़ है कि अगर आप देखें 2 क्वार्टर में जीडीपी की ग्रोथ कम आई है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स कम हुई हैं। एक उसका रीज़न ये दिया जा रहा है कि शायद गवर्नमेंट ने स्पेंड कम किया या डिमांड में कुछ कमी आई, खासकर अर्बन क्षेत्र में। तो इसको बढ़ावा देने के लिए क्या सरकार कुछ कदम उठाएगी? कोविड के समय में सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया और शायद ये सही निर्णय था। लेकिन इस बार क्या सरकार अपना स्टांस, निर्णय बदलेगी? तीसरी बड़ी बात, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हम डायरेक्ट टैक्स के ऊपर में ओवरहॉल करने का प्रयास करेंगे और इसका पूरा विश्लेषण वो इस बजट में शायद हमें प्रस्तुत करें, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो वो क्या बदलाव होते हैं, उसका हमारे निवेश पे क्या इम्प्लीकेशन है, ये हमको सबको इस पे निगाह रहेगी। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए भी पिछले बजट में बहुत सारे चेंजेस हुए थे टैक्स को लेकर, उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले ही अचानक से मार्केट इतनी बुरी तरीके से गिरनी की शुरू हो गई ठीक बजट से कुछ महीने पहले। कौन बेची जा रहा है सर? सर, एफआईआईज एज अ कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स, अगर आप देखें तो नेट सेलर्स रहे ही हैं पर वो तो पहले भी बेच रहे थे। और उन्होंने थोड़ा अपना जो अनुपात है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ा दिया है और उसके उसके अलावा काफ़ी चीज़ें जुड़ गई हैं। एक था कि खाली एफआई बेचे जा रहे थे और आपको दूसरा डेटा, जो मैक्रो डेटा, वो स्ट्रांग था। आपकी अर्निंग स्ट्रांग थी, आपके ग्लोबल हेडविंड कंपेयर टू प्रीवियस एरा इतना ज़्यादा ख़राब नहीं दिख रहा था। पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी कुछ बदल गया है, जो कि शायद हमने नहीं देखा एक साथ। रिजल्ट्स हमारे थोड़े कमज़ोर रहे हैं। अर्थव्यवस्था की जो गति रही है थोड़ी सी धीमी हुई है। ग्लोबल बॉन्ड, स्पेशली यूएस बॉन्ड यील्ड, अगर आप देखें सितंबर के महीने के बाद से ऊपर की तरफ गया है, जो क्लियर इंडिकेशन है कि रिस्क सिस्टम में बढ़ रहा है। हमारी करेंसी थोड़ी डेप्रिशिएट हुई है। ये चारों पांचों चीज़ों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक प्लस, हमने 1.5 साल का एक अभूतपूर्व माहौल देखा जहाँ पे लोगों ने काफ़ी पैसे बनाए। मार्केट्स में काफ़ी उछाल हमने देखने को मिली, कई सेक्टरों में 60-60, 70-70% का रिटर्न था। तो मार्केट में थोड़ा करेक्शन आना स्वाभाविक है। करेक्शन नहीं आने से काफ़ी और समस्याएं आ जाती हैं। एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आप रियलिटी से दूर काफ़ी भाग जाते हो, चाहे वो अपना निवेश करने के तरीके में हो या आपको उसकी उम्मीदों से हो। तो वो पिछले साल हमने बहुत ही अच्छा स्वर्ण काल देख लिया कि जिसमें पैसा लगा वो बस बनेगा पैसा। इस बार पैसा टूट रहा है, निवेशक बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो अभी जो फंड मैनेजर्स से आपकी बात होती है, क्या वो कंफर्टेबल है इन लेवल्स पे लेने के लिए, या फिर ये दिक्कत थोड़ा इस साल और बढ़ सकती है? देखिए, ये कह पाना ना, जब आप किसी भी फेज़ से गुजर रहे हो, चाहे वो बुल मार्केट हो या करेक्शन का फेज़ हो, एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर पाना कि बस इसके बाद से आगे चेंज नहीं होगा, ये मुश्किल हो जाता है। लेकिन फंड मैनेजर से अगर आप बात करोगे तो थोड़े से कॉशियस दिख रहे हैं अभी भी। कारण क्या है? जो मैंने 3-4 कारण बताए आपको। एक बड़ा कारण ये भी है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स इज़ ऑल्सो अंडरगोइंग मैसिव चेंज। पिछले साल जितने भी
इलेक्शन हुए उसमें से 70-80% सरकारों की या तो सरकारें आई नहीं वापस या उनकी मेजॉरिटी रिड्यूस हो गई। तो इससे पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, किस क्षेत्र में पॉजिटिव होगा, किस क्षेत्र में नेगेटिव होगा। ट्रम्प साहब आए हैं अभी 2 दिन पहले, अब वो पहले दिन का जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के अगर ऐसा ही रोज रहा तो फिर तो नहीं, मैं वही पूछना चाहता था, डोनाल्ड ट्रम्प के आने से अमेरिकन मार्केट्स बहुत ओवर एक्साइटेड होते चले जा रहे हैं, हमारे मार्केट टूटते चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा खतरा बन गया है क्या इमर्जिंग मार्केट्स के लिए? ये खतरा भी और अपॉर्चुनिटी भी है। ये जरूर है कि ये जो सरकार है ये डिसरप्टिव रहेगी, लेकिन हमारी उम्मीदें ऐसी हैं, जो हमने सुना है, लोगों से बात की है, हमारे वित्त मंत्री उनके इनॉग्रेशन में भी थे और फ्रंट रो में थे। इससे ये तो जाहिर है कि यूएस इंडिया रिलेशनशिप को काफ़ी बल मिलेगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में शायद टैरिफ की बातें भी होंगी, तो वो कौन से क्षेत्र होंगे। तो ये कंसोलिडेशन का एक फेज़ है जिसको, जो अमृत है ना रिटर्न का, उसको एक मंथन के दौर से गुजरना पड़ता है। जब मंथन होता है तो उसमें थोड़ा विष भी आता है, तो विष के लिए हम शिव जी को कहाँ ढूंढ के लेके आए हैं। अब यहाँ इन्वेस्टर खुद ही अमृत का पान करते हैं और विष भी थोड़ा उन्हीं को झेलना पड़ेगा। सर ज़्यादा ही ना झेलना पड़े, क्योंकि ये ना म्यूचुअल फंड्स के लिहाज से आप बताएं, जिन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा है म्यूचुअल फंड्स में, उनके लिए क्या मैसेज होगा इस साल के लिए? जब बाजार में एक तरफा तेजी या एक तरफा मंदी हो तो हम एक्सट्रीम इमोशंस की तरफ चले जाते हैं। या तो हम सोचते हैं कि एक्सेस रिटर्न इज़ माई एंटाइटल, मतलब ये आना बहुत स्वाभाविक है, या जब खराब दौर जा रहा होता कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, अब मैं कभी भी निवेश नहीं करूं। रियलिटी बीच में होती है। तो डिसिप्लिन को इंट्रोड्यूस करना अपने जीवन में आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, वैसे ही डिसिप्लिन या एसेट एलोकेशन को इंट्रोड्यूस करना निवेश में आपके पोर्टफोलियो के लिए लाभदायक होता है। तो मेरी सलाह यही होगी कि पिछले कई समय में खासकर 1.5-2 वर्षों में आपको अच्छा पैसा बना, उसमें से कुछ गिरावट आई है। ये समय सही है जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को वापस से देखें, उसका ही मूल्यांकन करें, बदलाव की अगर आवश्यकता है तो वो बदलाव करें। किसी एक क्षेत्र में अगर आपका झुकाव ज़्यादा हो गया है तो उसको आप रीबैलेंस करें। डेट और इक्विटी के बीच में अगर आपका झुकाव ज़्यादा किसी एक तरफ हो गया है तो उसको बैलेंस करें। ख़राब फेज़ में आप अच्छे डिसीजन लेते हो और उसका जो बेनिफिट है वो आपको आगे के समय में मिलता है। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा डिसिप्लिन अप्रोच इन्वेस्टर्स को और उनके सलाहकारों को अपनाना की आवश्यकता है। और डिसिप्लिन अप्रोच का जो मतलब है वो मैं ये निकालूं कि सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट्स जारी रखनी चाहिए। ये एसआईपीज पे इस गिरावट का कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड स्तरों पर है म्यूचुअल फंड में एसआईपी? एसआईपी का एक मूलभूत सिद्धांत क्या है कि हम बढ़ते हुए बाजार में कम लेंगे और गिरते हुए बाजार में ज़्यादा लेंगे। तो अगर आपको मैं कहूँ कि प्रॉपर्टी 20% सस्ती मिल रही है तो आपको अच्छा लगेगा, मैं कहूँ सोना 20% सस्ता मिल रहा है तो आपको अच्छा लगेगा। इक्विटी एसेट क्लास है जो अगर सस्ता मिले तो हमको डर लगता है, जबकि ये भी पता है कि लंबे समय में इक्विटी हमें अच्छा रिटर्न दे के जाती है और हमने पिछले सालों में देखा भी है। प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट भी है हमारे पास। खाली अपने मन को थोड़ा नियंत्रित करने की आवश्यकता है और इससे ज़्यादा कोई डरने की बात नहीं है। अच्छा, ये जो अभी आपने बजट में बोला कैपेक्स को सरकार हो सकता है कि थोड़ा बढ़ावा दे इस बार, पिछली बार 11.11 लाख करोड़ रुपीस का टारगेट था, ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन ये है कि 12 से 12.5 लाख करोड़ रुपीस के आसपास होगा। ये कैपेक्स और कंजम्पशन, ये दो थीम्स तो रहने ही वाली हैं। अभी हाल फिलहाल में आपने भी एक एनएफओ का ऐलान कर दिया है, मेरे ख्याल से वो 31 तारीख को खुलेगा, 31 जनवरी को, वो भी कंजम्पशन से जुड़ा हुआ है। थोड़ा उसके बारे में बताएं। तो कंजम्पशन, अगर आप जीडीपी को जोड़ें तो जीडीपी को जोड़ने का या उसको मेजर करने का दो तरीका है। एक है आउटपुट अप्रोच, जिसे हम कहते हैं कि भाई जितने भी सब सेक्टर्स हैं इंडस्ट्री के, इकोनॉमी को उसको जोड़ लिया जाए, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, एग्री एटसेट्रा, तो वो एक अप्रोच है। दूसरा अप्रोच है एक्सपेंडिचर अप्रोच। दोनों का जो जोड़ है, जो नंबर है, वो एक ही होता है। एक्सपेंडिचर अप्रोच में 3 बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं, सी कंजम्पशन, जी गवर्नमेंट स्पेंडिंग और आई इन्वेस्टमेंट, जो कैपेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। सी 60% होता है जीडीपी का कंजम्पशन। सो कंजम्पशन के अगर आप देखें, हमने पिछले 10 सालों में यही कहा कि इंडिया इज़ अ डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी, तो वो बरकरार है। बिना कंजम्पशन के कोई भी बड़ी इकॉनमी बड़ी और नहीं हो सकती। अगर आप दुनिया की भी बात करें, बड़े बड़े देशों की भी बात करें, डेवलप्ड वर्ल्ड की भी बात करें, तो 60 से 70% उनकी जीडीपी कंजम्पशन पे निर्भर है। हमारे यहाँ पे भी नंबर ये 60% है, शायद आगे जाके ये 65 और 70% हो। सो कंजम्पशन बहुत एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और एक बहुत बड़ा व्यापक सेगमेंट है। इस पे हमें फोकस करने की आवश्यकता है।
पिछले 3-4 महीनों में अगर आप देखें बाजार शायद अगर NSE 500 को एक कम माप माने तो 10 से 12% की उसमें गिरावट दिख रही है, स्टॉक्स ज़्यादा गिरे हैं, लेकिन कंजम्पशन क्षेत्र के स्टॉक 30%, 35%, 40% भी गिर चुके हैं और पिछले 3-4 सालों में गिरते ही रहे हैं। अगर आप देखें जब बाजार तेज़ी के दौर में था 21 के बाद से कंजम्पशन क्षेत्र की कंपनियों ने उतना अच्छा नहीं किया जितना कि सिक्लिकल्स ने, PSU क्षेत्र की कंपनियों ने किया। तो एक तो उनका 2-3 साल का जो परफॉर्मेंस रहा वो भी कम रहा और पिछले 3-4 महीनों में भी काफ़ी गिरावट आई है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी जैसे कि एक समय पे PSU में अवेलेबल थी, एक समय सिक्लिकल में अवेलेबल थी, हमें लगता है कि हम उस पॉइंट के काफ़ी करीब है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। कंजम्पशन से क्या मतलब? आमतौर पे तो सब ये समझते हैं FMCG ये होता है कंजम्पशन। ये कितना बड़ा एक बास्केट है जिसके स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं? सो कंजम्पशन अगर आप देखें अगर मानव इतिहास में ना कंजम्पशन स्टार्ट होता है फूड से, फिर फूड में भी आप बेसिक फूड से स्टार्ट करते हैं, प्रोटीन और एनरिच्ड फूड की तरफ बढ़ते हो, फिर आप नॉन फूड पे ज़्यादा कंज्यूम करते हो, आप गुड्स कंज्यूम करते हो, जब आपकी आय और बढ़ती है तो गुड्स से ज़्यादा सर्विसेज पे आप कंज्यूम करते हो, फिर और आय जब बढ़ती है तो सर्विसेज के ज़्यादा एक्सपीरियंस पे आप कंज्यूम करते हो। अगर आप देखो US वर्सेस इंडिया, इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी अभी $2600-2700 पर कैपिटा है। यहाँ पे हम ज़्यादातर जो कंज्यूम करते हैं ऑटोमोबाइल, बेसिक कंजम्पशन, टेलीकॉम सर्विसेज, इस तरह के क्षेत्रों में जो बेसिक चीज़ें हैं। आप US का देखो जहाँ पे उसकी पर कैपिटा $80,000 से ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादातर एंटरटेनमेंट, एक्सपीरियंसेस, ट्रैवल, सर्विसेज, इस पे ज़्यादा खर्च होता है। तो हमारी जर्नी जो कंजम्पशन की है ना, ये काफ़ी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है जहाँ से हम काफ़ी चीज़ें साथ में जुड़ रही हैं और कंजम्पशन को बढ़ावा दे रही हैं। वो 5-6 चीज़ें क्या हैं? एक हमारा डेमोग्राफिक एडवांटेज, वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा वर्कफोर्स कमा रही है, डिपेंडेंसी रेशियो कम हो रहा है। दूसरा राइजिंग इनकम। तीसरा अगर आप देखें डिजिटाइजेशन, ये जो डिजिटाइजेशन की वजह से कंजम्पशन इतना आसान हो गया है कि आप जो चीज़ सोच भी नहीं सकते थे वो आप 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में खरीद सकते हो। फिर एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आ रहा है प्रीमियमाइजेशन की वजह से। आपके पास अगर 2 व्हीलर कार है तो आप 4 व्हीलर चाहिए, आपके पास एक बेसिक 4 व्हीलर है तो आपको SUV चाहिए, आपके पास एक SUV है तो आपको एक प्रीमियम लग्जरी कार चाहिए, आपके पास 2 BHK फ्लैट है तो आपको 3 BHK चाहिए। तो कंजम्पशन का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। ये खाली FMCG नहीं है, FMCG बहुत एक छोटा सा पार्ट है कंजम्पशन का। इसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आ जाते हैं, ऑटोमोबाइल्स आ जाता है, टेलीकॉम आ जाता है, कंज्यूमर सर्विसेज आ जाती हैं। तो इसका जो दायरा है ये काफ़ी बड़ा तो है। ये तो रहने वाला है ये हमारे रहने ही तो, वाला है। तो पॉपुलेशन इतनी है कि कंजम्पशन तो होगी ही होगी। बिना कंजम्पशन के GDP चल पाना मुश्किल है। सर क्योंकि आप सेल्स हेड हो एडलवाइस के, तो ऐसे में अभी ना थीमेटिक फंड्स बहुत लॉन्च हुए थे और मार्केट को लग गया अब झटका। तो इस साल आपको क्या लगता है कि क्या वो थीमेटिक फंड्स का जो एक बूम आया था उनमें जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको थोड़ा सेटबैक लग सकता है, क्योंकि उनको भी SIP जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिक्लिकल बेस्ड होते हैं थीमेटिक फंड्स, कभी कोई चलेगा कभी कोई नहीं चलेगा। जैसे इस बार IT सेक्टर चल रहा है, हो सकता है कि ये साल किसी और सेक्टर के लिए खराब हो, तो उनको क्या एडवाइस होगी, वो कंटिन्यू करें? सो थीमेटिक के बजाय मैं इस क्वेश्चन को सेक्टर फंड्स पे आंसर मैं करने की कोशिश करता हूँ कि सेक्टर फंड्स काफ़ी है, थीमेटिक भी आए, सेक्टर फंड्स आए, लेकिन सेक्टर फंड्स की समस्या क्या है? जब हमने लंबा इतिहास देखा 10 साल का, 15 साल का, तो क्या ऐसा एविडेंस है कि सेक्टर फंड में ब्रॉडर बेंचमार्क से 5%, 10% एक्स्ट्रा रिटर्न है? हमें नहीं दिखा। हमें दिखा कि कहीं पे 2%, 3% ज़्यादा है, तो कहीं पे 4-4%, 5% कम भी है। तो सेक्टर फंड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसको टाइमिंग कर पाना, एंट्री और एग्जिट। किसी साल में सेक्टर फंड्स आप देखोगे 1 या 2 सेक्टर ही पूरे बाजार को चला रहे हैं। अगर 1 या 2 सेक्टर पूरे बाजार को चला रहे हैं तो 40%, 50% रिटर्न भी आ जाता है, कभी उसमें उतनी ही गिरावट भी आ जाती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि सेक्टर फंड में आप थोड़ा रोटेशन करें। तो उस रोटेशन के लिए या तो आप किसी फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड में रखें, या कोई एक बिजनेस साइकिल फंड या उस तरह का कोई फंड हो जो सेक्टर में रोटेट कर सके, वैसे करना ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत कि हम खुद ही सिलेक्ट करते रहें। SIP इज़ अगेन अ वेरी गुड वे टू रिड्यूस रिस्क। तो मैं अगर आप SIP की बात करें तो येस,
बट उससे भी बेटर होगा कि अगर आप एग्जिट और एंट्री कर पाएँ तो सेक्टर फंड्स आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। अच्छा, ये ना एक बैलेंस पोर्टफोलियो भी निवेशकों के लिए, जो भी हम व्यूअर हमारा शो देख रहे हैं उनके लिए बनाएंगे। इस शो के आखिरी में वो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले कमिंग बैक टू बजट, पिछली बारी जो बजट आया था इसमें ना टैक्सेस में खास तौर से जो अलग अलग एसेट्स पे जो टैक्स लगते हैं उनमें कुछ चेंजेस कर दिए गए थे, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे, इक्विटी मार्केट के ऊपर तो बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को बढ़ाया गया था 10% से बढ़ाकर 12.5%, और शॉर्ट टर्म 15% से बढ़ाकर 20%। इस बार क्या यही चीज़ और कंटिन्यू होते देखते हो, कोई झटका लग सकता है कैपिटल गेन टैक्स के मोर्चे पे? ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उम्मीद ये होगी कि टैक्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए। निवेशक लंबे समय के लिए निवेश करता है तो उसको टैक्स रिजिम स्टेबल चाहिए। कम या ज़्यादा टैक्स वो अलग बात है। आप देखें, भारत में पहले ज़ीरो टैक्स था, फिर 10% हुआ, फिर 12.5% हुआ। रेट ऑफ टैक्स से ज़्यादा मैं स्टेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस करूँगा कि हमको प्रेडिक्टेबल होना चाहिए हमारी टैक्स, तो हम उसका उसी हिसाब से अपना निवेश कम या ज़्यादा कर सकें। दूसरी बात, एक जो आप शायद बताने की कोशिश कर रहे हो, डेट फंड के टैक्सेशन में काफ़ी बदलाव पहले 2023 में हुआ। फिर जब आपने इंडेक्सेशन रिमूव किया और बिना ग्रैंडफादर के किया, तो काफ़ी निवेशकों में एक थोड़ा सा, मैं कहूँगा, सेटबैक लगा उनको कि पहले जब भी सरकार ने, और खासकर इस सरकार ने भी चेंजेस किए हैं वो प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे किए हैं। ये भी प्रोस्पेक्टिव है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ना वो रेट्रोस्पेक्टिव हो गया है। किसी ने अगर 2022 में, 23 में डेट फंड में निवेश किया था, या 24 में भी ये अनाउंस होने के पहले, तो उसकी जो उम्मीद थी उससे काफ़ी डिफरेंट रिजल्ट आने वाला है। तो ये मैं उम्मीद करूँगा क्या इस पे एक वापस से कंसिडरेशन करें वित्त मंत्री, तो हमारे डेट फंड में भी काफ़ी बड़ा बढ़ोतरी की उम्मीद है हमें। पर पिछली बार तो मार्केट की हालत बहुत बढ़िया थी जब उन्होंने बजट पेश किया था, तो और इत्तेफाकन सितंबर के बाद से ही मार्केट टूटनी शुरू हुई है, सितंबर लास्ट में। तो ये एसटीटी भी तो बढ़ा दिया गया था, हालांकि वो फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर बढ़ाया गया था। तो अगर आप उस पर एक टिप्पणी कर पाए तो कुछ भी टिंकरिंग हो सकती है टैक्स स्ट्रक्चर में जो मार्केट पे लगता है। सो एक अनाउंसमेंट की थी ना, कि हम टैक्स को पूरा ओवरहॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें समय लगेगा। और सरकार, इलेक्शन रिजल्ट आया 4 जून को और ये 23 जुलाई को बजट आया, तो उनका कहना सही था कि 40-45 दिन में तो पूरा टैक्स सिस्टम को ओवरऑल नहीं किया जा सकता। अब उनके पास 6-7 महीने हैं, हमने उसके बारे में ज़्यादा अभी तक सुना नहीं है, तो हम अपनी निगाहें रखेंगे कि टैक्स में क्या मेजर चेंजेस की घोषणाएं करते हैं। आम आदमी ये चाहता है, इनफैक्ट जो भी सैलरीड क्लास होती है वो ये चाहता है कि कुछ इनकम टैक्स स्लैब्स में बदलाव हो जाएं, टैक्स रिलीफ दे दे वित्त मंत्री। इस बार कोई चांस है टैक्स स्लैब्स में बदलाव का, या फिर कुछ इनकम टैक्स रिलीफ का? उसका बहुत बड़ा असर हो सकता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पे भी आ जाए, सेविंग्स बढ़ जाएं। चांस की तो मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन इन्वायरमेंट वैसा है जहाँ पे देने से आपकी डिमांड पे बूस्ट हो सकता है, कंजम्पशन के क्षेत्र पे बूस्ट हो सकता है, निवेश में भी बूस्ट हो सकता है। तो इन्वायरमेंट ऐसा है जहाँ पे अगर आप मिडिल क्लास को अगर आप थोड़ी रिलीफ दो, आपने काफ़ी वर्गों को रिलीफ दिया, अगर मिडिल क्लास को भी अगर आप टैक्स की और छूट दो, तो शायद इसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की गुंजाइश है। अच्छा, अब वही म्यूचुअल फंड, थोड़ा बैलेंस म्यूचुअल फंड में किसी को पोर्टफोलियो बनाना हो तो कैसे बनाएं? मिड कैप, स्मॉल कैप का चुनाव करें या फिर फ्लेक्सी कैप का? इतने सारे तो म्यूचुअल फंड्स हो गए हैं। तो अगर किसी को बैलेंस पोर्टफोलियो बनाना हो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आप उसको क्या सलाह देंगे? देखिए, एक सिंपल तरीका होना चाहिए कि मैं, मार्केट से मेरी उम्मीदें क्या है, तो उसका आप निर्णय कैसे करते हो। आप अपनी इकोनॉमी का एक मेजर करते हो और उस पे आप अनुमान लगाते हो कि मार्केट को रिटर्न कितनी देनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मार्केट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमी। तो अगर हम ये मान के चले कि हमारी जीडीपी अगले कुछ सालों तक एवरेज के तौर पे 7-1% का ग्रोथ करे और इन्फ्लेशन 4-5% रहे, तो नॉमिनल जीडीपी 11-12% का ग्रोथ करना चाहिए। तो 12% की उम्मीद तो इन्वेस्टर को होनी ही चाहिए। अच्छी कंपनियां 14-15% निवेश कर सके, तो आपका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होना चाहिए कि ये 14-15% तो आपसे मिस ना हो। उसके लिए एक ब्रॉडर मैंडेट वाले फंड, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप फंड में आपका एक स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद जब आपकी जर्नी बढ़े और आप ज़्यादा समझदार हो जाओ, आपको रिस्क लेने की क्षमता को आप अच्छे तरीके से परख पाओ, तो या तो रिस्क को आप बढ़ाओगे या घटाओगे। अगर आप बढ़ाओगे तो मिड कैप, स्मॉल कैप या थीमेटिक के क्षेत्र में थोड़ा वेटेज बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे अपना रिस्क कम करना है, तो आप उसमें एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बैलेंस एडवांटेज फंड, मल्टी एसेट फंड। सो ये एक तरीका होना चाहिए। स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़रूरी है निर्णय के लिए। बिना स्टार्टिंग पॉइंट के आप कोई भी पोर्टफोलियो या कोई भी निर्णय बड़ा ले नहीं पाओगे।
अच्छा, लेकिन ये ना मन में सवाल यही आता है कि वो दिखते तो हैं वो 25% रिटर्न, 30%, 35% रिटर्न आ रहे हैं, हर साल तो ये पॉसिबल नहीं है। और जो एसआईपी कर रहा है, क्या उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि 30% 35% रिटर्न आएगा बिकॉज इट्स एवरेज? तो इतना स्ट्रॉन्ग रिटर्न म्यूचुअल फंड डिलीवर कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? नहीं, म्यूचुअल फंड विल डिलीवर व्हाट द मार्केट विल डिलीवर, दे विल ट्राई टू बीट। अगर मार्केट ने 12-15% रिटर्न दिया तो हम 1%, 2%, 3% एक्स्ट्रा देने की कोशिश करेंगे। कुछ उसमें कामयाब होंगे, कुछ नहीं होंगे, लेकिन ये उम्मीद करना कि हम डबल रिटर्न दे पाएंगे काफ़ी लंबे समय तक, ये मेरे ख्याल में मैथ्स, इसका गणित बैठता नहीं है। तो कभी अच्छा आएगा, कभी गंदा आएगा। कभी अच्छा आएगा, कभी खराब आएगा। तो सिंपल तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर बॉन्ड है, उसका कूपन 8% है और अवधि 10 साल की है, तो गवर्नमेंट को कितना पे करना पड़ेगा 10 साल में? 8%। उससे ज़्यादा तो पे नहीं करेगा। अगर किसी निवेशक को 10 बन गया, उसने ट्रेड करके 10 बना लिया, तो किसी और को उसका भरपाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप इक्विटी का देखो कि उसका डायरेक्ट रिलेशन इकोनॉमी से है, तो इकोनॉमी अगर 12-15% पे आपको रिटर्न देने वाली है, तो एवरेज रिटर्न 12-15 ही रहेगा सारे मार्केट का। किसी का ज़्यादा बनेगा, किसी का कम बनेगा, किसी काल में ज़्यादा बनेगा, किसी काल में कम बनेगा। तो अगर किसी काल में ज़्यादा बन चुका है, तो आपकी ये उम्मीद रखना कि ये कंटिन्यू रहेगा, ये उम्मीद सही नहीं। बहुत शॉर्ट टर्म मेंटालिटी हो गई है स्टॉक मार्केट पे जो ट्रेड करते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस, वेल्थ जनरेशन का प्रोसेस, आपने तो इतना एक्सपीरियंस है आपके पास सर, ये वेल्थ जनरेशन का प्रोसेस कैसे समझाएं कि अगले 10 साल 20 साल इंडिया की कितनी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और ये मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी? वो अपने एक्सपीरियंस से इंसान सीखता है। आप जब भी पहली बार जब आते हो ना, आप पढ़ के आते हो, आप दूसरे के एक्सपीरियंस से ये सीख के आते हो कि मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता है। अगर आपने 100 रुपया निवेश किया, 200 हो गया, तो फिर आप बोलते हो मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो हायर कॉन्फिडेंस में मिस्टेक्स भी हायर होते हैं। आप देखिए टेनिस प्लेयर मेक्स मोस्ट मिस्टेक्स व्हेन दे आर एट द पीक ऑफ द करियर। आपको लगेगा इस तरह का शॉट खेलने की आवश्यकता नहीं थी, ये शॉट खेल के रोहित शर्मा ने हमें वर्ल्ड कप हरा दिया। ऐसा कुछ नहीं, वो प्रेशर में ऐसा हो जाता है, यू गेट कैरिड अवे बाय द सिचुएशन। तो आप अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हो। मैं एक लाइन कहता हूँ कि निज के मरे मुक्ति है। तो आप खुद सीखोगे और खुद ही अपने अपने व्यवहार को चेंज करोगे। हम नॉलेज और एक्सपीरियंस के कॉम्बिनेशन को हमको भूलना नहीं चाहिए। खाली ज्ञान से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। बस सर, जाते जाते आखिरी सवाल ये कि फिर वही बात, मार्केट पे बहुत ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है और लोगों ने ये फेस देखा ही नहीं है पोस्ट कोविड। इस समय दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैसेज जो अभी यंग इन्वेस्टर्स आए हैं उनको आप क्या देंगे, और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं म्यूचुअल फंड्स में उनके लिए आपका मैसेज? तो मेरा एक सिंपल सा सजेशन है, किसी भी क्षेत्र में, निवेश के क्षेत्र में भी और अलग क्षेत्र में भी, जब भी आपको डाउट हो, जब भी आपको लगे कि क्या मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, तो आवश्यकता है बैक टू बेसिक्स। इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू गो बैक टू बेसिक्स। अगर कोई क्रिकेटर रन नहीं बना रहा है, तो उसको जाकर नेट्स में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको डोमेस्टिक में खेल के रन बनाने पड़ेंगे। उसके अलावा फॉर्म आने का कोई तरीका नहीं है। सिमिलरली निवेश के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। जब आपको लग रहा है कि आपके शायद निवेश में कोई भूल चूक हो गई, रिटर्न्स आपकी उम्मीद से कम आ रहे हैं या अलग आ रहे हैं, तो बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स का मतलब क्या है? आप किस लिए निवेश कर रहे हो, कितनी अवधि के लिए निवेश कर रहे हो, आपकी रिस्क कैपेसिटी क्या है। तो रिस्क को समझना बहुत ज़रूरी है। दो तरह के रिस्क होते हैं, एक रिस्क कैपेसिटी और रिस्क टॉलरेंस। एक आपकी फाइनेंशियल स्थिति के हिसाब से तय होता है, दूसरा आपके टेम्परामेंटल स्थिति के हिसाब से होता है। किसी की फाइनेंशियल कंडीशन टू टेक रिस्क इज़ हाई, लेकिन टेम्परामेंट अगर उसका नहीं है, तो उसको शायद कम लेने की आवश्यकता है। किसी का टेम्परामेंट बहुत हाई भी हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है रिस्क लेने की, तो उसको भी कम लेने की आवश्यकता है। इन दोनों का जो समन्वय है ना, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा। अगर आपके पास समय नहीं है या आपके पास वो स्किल सेट नहीं है टू असेस रिस्क, तो आपको किसी सलाहकार की, किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की या आरआईए की मदद लेनी चाहिए। राइट सर, बहुत शुक्रिया दीपक जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि एडलवाइस, ये जो आप बता रहे हो कि सलाहकार की ज़रूरत है, ये एडलवाइस निवेशकों को ऐसी सलाह देती रहे और जो पोर्टफोलियोज़ बने हुए हैं, जो एयूम्स वो हैंडल कर रही है, उसमें और उन्नति हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए बिज़ तक पे इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सर। थैंक यू।